गल्फ स्ट्रीम का यूरोप के वेदर एंड क्लाइमेट में क्या सिग्निफिकेंट है? आपने अभी सर के क्वेश्चन में बताया बहुत सारा भूकंप के बारे में, तो उसमें एक रिक्टर स्केल यूज होता है, एक मार्केली यूज होता है। मार्केली और दोनों में क्या डिफरेंस था, ये बताइए। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड गुड आफ्टरनून। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। गुड, स्मार्ट, टॉल गाय हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड। रिलैक्स। यस सर। आर यू रिलैक्स? यस सर। नो प्रॉब्लम्स? नो सर। थैंक यू सर। ओके, should we start? यस सर। All right. Smile. Good. Okay. Rajiv, you have done BSc Computer Science यस सर। with mathematics, यस and you chose geography as your subject for the civil service exam. आपका हिंदी है कि इंग्लिश है मीडियम? हिंदी है सर। हिंदी है, ओके। तो आपने ज्योग्राफी क्यों चुना? सर मैंने ग्रेजुएशन किया 2014 में। और सर मैंने पहले अटेम्प्ट के लिए तैयारी स्टार्ट की 2018 में। सर मेरा 2019 वाला पहला अटेम्प्ट था। तो सर मैं मैथमेटिक्स से आउट ऑफ टच हो गया था। तो सर मुझे प्रैग्मेटिक डिसीजन लगा ज्योग्राफी लेना। उसका सर दो रीजन थे। पहला सर ज्योग्राफी साइंटिफिक सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज का एक कंसेप्चुअल मिक्स है, तो सर समझना आसान था मेरे लिए, पढ़ना इजी था और मज़ेदार भी था सर। दूसरा सर रीजन ये था कि GS1 में सर इसका अराउंड 100 मार्क्स का वेटेज होता है, तो सर जो एग्जाम में भी बेनिफिट देता है। तो ये दो रीजंस थे। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। यस सर। और सिलेबस भी लिमिटेड है। सिलेबस बड़ा है सर, लेकिन सर समझने में आसानी रहती है सर, याद नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। ज्योग्राफी से क्या मतलब है? ज्योग्राफी को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे ज्योग्राफी? यस सर। सर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि, और लेट मी पुट इसको दूसरे लफ्जों में मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ व्हाट? सर साइंस ऑफ, आई विल से कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज एंड द अर्थ। जो इनके इंटर रिलेशंस हैं सर, जो स्पीसीज हैं, जो अर्थ के कंपोनेंट्स हैं सर, उसके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं सर, उसको हम एक साइंस कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल साइंस। ज्योग्राफी में आपको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ाया जाता है? जी सर। पढ़ाया जाता है। अर्थक्वेक क्यों आता है, कैसे आता है? सर जो अर्थ की आंतरिक संरचना है उसके अंदर सर कई सारी एनर्जी रिलेटेड सर इवेंट चलती रहती हैं। सर जब एनर्जी पाइल अप हो जाती है तो सर वो एनर्जी बाहर निकलती है किसी भी माध्यम से, तो सर अर्थक्वेक होते हैं। और सर दूसरा रीजन ये है कि कई बार मैग्मा भी बाहर निकलता है डिफरेंट प्रोसेसेस से, तो सर उसकी वजह से जो सर अर्थ का जो सरफेस है सर, उसमें रिलेटिव मूवमेंट आती हैं सर, उसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। सर मेन रीजन जो है कि सर जो अर्थ का सर सरफेस है वो कई सारी प्लेट्स में सर बटा हुआ है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो ये कहना चाहता था ऑथर कि देखिए हम इतने अरसे से गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम एक प्रकार से वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं अंडर दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, इनसाइड समवेयर। अब देखिए पूरे विश्व में दुनिया भर की एक्सट्रैक्शन हो रही है मदर अर्थ से। जी सर। तो क्या इनका रिलेशनशिप है अर्थक्वेक के साथ किसी प्रकार का? आपके साइंटिफिक जो स्टडी आपने करी होगी या जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं अर्थक्वेक, उसमें इसका कोई रिलेशन है? सर जो अर्थक्वेक है सर, वो जो रिलेटिव मूवमेंट है उसकी वजह से होता है। प्राइमरी रीजन ये है। उसके आंतरिक कारण सर कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब सब हम साइंटिफिक माइनिंग नहीं कर रहे होते हैं तो जो स्टेबलाइजेशन किए बिना माइंस को छोड़ दिया जाता है, तो सर कभी कभी उसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाती हैं, तो अर्थक्वेक आ जाते हैं सर। सर दूसरा रीजन ये है कि हम बहुत सारे सर डैम्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से सर जो पानी इकट्ठा होता है डैम में, उसकी वजह से सर एनर्जी स्टोर हो जाती है अर्थ में, जब वो रिलीज होती है तो सर उसकी वजह तो से ये एक रीजन आपको पढ़ाया जाता है? जी सर। डैम्स वाला एक रीजन पढ़ाया जाता है अर्थक्वेक के कारण? हाँ सर, इसको रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मोसिटी कहते हैं सर। दैट्स राइट। आपने आज का अखबार पढ़ा? सर पढ़ा है सर। पढ़ा अखबार? कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको स्ट्राइक करी हो, जो आपको लगा हो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी एक न्यूज़? सर मैंने वो रीजन पढ़ा था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन हुआ, मिलिट्री एस्केलेशन, लेकिन बहुत जल्दी डी एस्केलेशन भी हो गया, तो उसके रीजंस क्या थे? क्या थे रीजन?
सर उसमें एक रीजन तो ये समझ में आया कि दोनों के मोटिव्स डिफरेंट थे सर। उसको लार्जर वॉर के लिए लेके ही नहीं जाना था, बस स्टेटमेंट बनाना था अपने डोमेस्टिक सर जो कंट्री है उसके अंदर। दूसरा सर, चाइना के इंटरेस्ट दोनों ईरान से और अफगानिस्तान दोनों से अलाइन होते हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का एस्केलेशन होता है तो सर इसके चाइनीज इंटरेस्ट पे फर्क पड़ता है। तो चाइना का सर जो इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी है सर, उसका भी इसमें रोल रहा सर। दो रीजन सर में हमें किस तरह से इफेक्ट करता है इंडिया को? उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो या ना हो या रिकन्सिलिएशन हो जाए तो हाउ डज इट इफेक्ट इंडिया? सर जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है सर, उसमें कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एक्टर सर अलग नहीं रह सकता है। अगर ये कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और ईरान के बीच में चलता है तो ये पूरे वेस्ट एशिया को अपने अंडर में लेगा। और सर ये दोनों ही लिटोरल कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन में, तो हमारे सर जो ब्रॉड सिक्योरिटी डायनेमिक्स है सर, हमारे रिलेशन ईरान के साथ तो बहुत अच्छे हैं। जी सर, है ना? जी सर। उस तरह से किस तरह से इफेक्ट करता अगर इनका कन्फ्लिक्ट जारी रहता तो? सर तो अच्छा हुआ कि ये एक्सकेलेट नहीं हुआ? सर मुझे लगता है सर कोई भी और एस्केलेट नहीं होता है तो अच्छा ही होता है। थैंक यू। कैन वी स्टार्ट दिस साइड सर? या प्लीज गो अहेड। और आप जो भी चाहें। राजीव, आप ये बताइए, जेट स्ट्रीम और गल्फ स्ट्रीम दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो जेट स्ट्रीम है सर वो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है जो अपर एटमॉस्फेयर में होता है, और जो प्राइमरी डिफरेंस गल्फ स्ट्रीम है सर वो एक ओशन करंट है जो जिसमें ओशन का वाटर मूव करता है एक सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। गल्फ स्ट्रीम का यूरोप के वेदर एंड क्लाइमेट में क्या सिग्निफिकेंट है? यस सर। गल्फ स्ट्रीम सॉरी जेट स्ट्रीम सर। गल्फ स्ट्रीम सर जो गल्फ स्ट्रीम है वो आगे जाके जब अपने गायर में मूवमेंट पूरा कर रही होती है सर तो उससे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनता है। तो सर जो वेस्टर्न यूरोप के पोर्ट्स हैं जो सर्दियों में नॉर्मली जमे हुए रहने चाहिए बर्फ से, तो वो नेविगेशन के लिए सर ओपन हो जाते हैं। दूसरा सर जो वहां पर बहुत एक्सट्रीम ठंड होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए, सर उसमें टेम्परेचर मॉडरेशन हो जाता है। तो इससे सर उनके क्लाइमेट को दो तरीके से इकोनॉमी को भी इफेक्ट होता है। यूरोप कहा जाता है उसे। यस। रूस का एक बंदरगाह है जो ठंड में भी नहीं जमता है, वो गल्फ स्ट्रीम की एक जो ट्रिब्यूटरी होती है, वो शाखाएं होती है, उसमें एक नार्वे की धारा, उसकी वजह से नहीं जमता है। Yes, वो कौन सा बंदरगाह है? सॉरी सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। सिंगल बंदरगाह है यूरोप, मुर्मुस्क बंदरगाह। सर मुझे याद था, मैं सर याद नहीं कर पाया। अच्छा कोई बात नहीं है। कोला पेनिनसुला मुर्मुस्क बंदरगाह के पास वहाँ पे हैवीली मिलिटराइज एरिया है वो। अभी आपने यूक्रेन और इसमें देखे होंगे तो वो काफी चर्चा में रहा था यहाँ पे। और गल्फ, ये जो जेट स्ट्रीम आप बता रहे हैं, ये किस सीजन में आता है, किस मंथ में इंडिया में? सर प्राइमरीली ये सर्दियों के मौसम में रहते हैं, जिसकी वजह से सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इंडिया में आते हैं। और सर उसके बाद जब मानसून गर्मी का मौसम आता है तो सर ये एक रीजन है कि जब ये नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो जाते हैं तब सर मानसून इंडिया में आ पाता है। अभी क्या इंडिया के ऊपर से जेट स्ट्रीम गुजर रहा होगा कि या नहीं? सर इस टाइम पर गुजर रहा होता है, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं, जो आ रहे हैं उसके अनुसार ये वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गया है सर, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है सर वो बहुत मिनिमल है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज नहीं आ रहे हैं सर, इसलिए स्नोफॉल और रेनफॉल इस बार कम हुआ है। अच्छा, इसका नाम जेट स्ट्रीम क्यों पड़ गया? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सर जो जेट्स हैं सर, जो हम एरोप्लेन यूज करते हैं सर, उनके साथ में ये टेल विंड की तरह काम करता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो सर आई थिंक उसके लिए इनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। कभी कभी फ्रंट विंड भी काम कर देता है, आगे की ओर रहता है। आपने अभी सर के क्वेश्चन में बताया बहुत सारा भूकंप के बारे में, तो उसमें एक रिक्टर स्केल यूज होता है, एक मार्केली यूज होता है। मार्केली, दोनों में क्या डिफरेंस था? सर जो रिक्टर स्केल है वो एक जो भी अर्थक्वेक आ रहा है उसकी इंटेंसिटी या एनर्जी जो निकल रही है सर उसके बारे में बताता है, जबकि जो मार्केली स्केल है सर वो डिफरेंस जो उसका सर इफेक्ट पड़ रहा है सरफेस पे वो बताता है। इन दोनों में सर बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर सेम एनर्जी का अर्थक्वेक आ रहा है उसके लिए रिक्टर स्केल की वैल्यू सेम रहेगी, जबकि मार्केली स्केल का जो वैल्यू है वो सर टाइप ऑफ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना डेवेस्टेशन हुआ है सर, उसके हिसाब से वेरी करेगा। ये बताइए, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, आपको ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया को छोड़ के अगर आपको किसी घूमना पड़े तो कौन सा देश होगा जिसे आप प्रीफर करेंगे?
सर मुझे लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हम किसी भी देश को शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब तरह का क्लाइमेट है सर, इंडिया सब तरह को के छोड़ लोग के हैं। आपको जाना है तो आप जाना ही नहीं चाहते, हम आपको पूछ रहे हैं कि अगर आपको छोड़ के जाना हो कौन से देश को प्रीफर He's getting करेंगे? geotagged. सर क्योंकि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, आपको पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल एरिया, आप ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स में बता दीजिए, नॉट पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल टर्म्स में, बट ज्योग्राफी के हिसाब से आपको। सर अगर ज्योग्राफी के हिसाब से ही जाना है सर, हम किसी भी वेस्टर्न यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं सर, मेरा लेकिन पर्सनल चॉइस नहीं है। तो किसका चॉइस है ये? सर मतलब मुझे लगता है कि नथिंग बेटर देन इंडिया। नथिंग बेटर देन इंडिया। ये बताइए मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड सर मदरबोर्ड एक प्रीडोमिनेंट हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में, जिसमें सर उसके जो सर सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो जरूरी बेसिक सर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं या हार्डवेयर चाहिए होता है सर, वो होता है। फॉर एग्जांपल इसमें सर सीपीयू और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट सर दोनों इनबिल्ट होते हैं, और सर इस पे जो बूट करने के लिए सिस्टम चाहिए होता है कंप्यूटर को सर, वो भी होता है। ठीक है सर। थैंक यू। राजीव ये बताइए, ह्यूमन ज्योग्राफी माल्थुसियन और मार्क्सियन थ्योरीज में कुछ डिस्टिंक्शंस थे, क्या थे वो? जी सर। सर जो माल्थुसियन थ्योरी है वो कहती है कि जो कारण है जो भुखमरी है या फिर सर गरीबी है, उसका कारण लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर में सर सहनशीलता नहीं होती या वो अपने को रेगुलेट नहीं कर पाते। इसकी वजह से एक अनरेगुलेटेड स्पेस से खुद को सर मतलब रिक्रिएट करते हैं, तो उसकी वजह से सर दिक्कत आती है और खाना मतलब हम उतना फूड नहीं बना पाते जितना होना चाहिए। जबकि मार्क्सियन जो ज्योग्राफिस्ट हैं वो कहते हैं सर कि इसका जो कारण है वो लोग नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है, सिस्टम उनको जानबूझकर गरीब रखता है। इसकी वजह से उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो ज्यादा रिक्रिएट करें और उसकी वजह से उनके पास लेबर हैंड ज्यादा हो ताकि खुद को सस्टेन कर पाए सर। कार्ल मार्क्स का कौन सा किताब में उन्होंने ये सब लिखा था? सबसे प्रोमिनेंट उनका राइटिंग वही है। कोई बात नहीं, ऐसा सर मैं याद नहीं कर पा रहा। माइग्रेशन के पलायन के क्या मुख्य कारण है? इज इट गुड फॉर अ स्टेट या फॉर एन इकोनॉमी? ये उसके लिए अच्छी चीज है या उसको नुकसान पहुंचाती है पलायन? सर जो पलायन के मुख्य कारण है सर, उसके लिए हम दो मेनली पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स में कर सकते हैं। पुश फैक्टर की सर हम बात करें तो पहला रीजन है कि सर जो लोकल लेवल है या जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सर रोजगार का उपलब्ध नहीं होना एक पहला कारण होता है। दूसरा सर कारण होता है कि लोग कोई क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिफिकल्टीज आ रही हैं उसकी वजह से कर सकते हैं। वार एंड कन्फ्लिक्ट्स भी सर एक कारण होते हैं, हम देखते हैं सर। उसके अलावा पुश फैक्टर भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं कि वो बड़े शहर में जाएंगे तो अच्छी एजुकेशन हेल्थ वगैरह मिलेगी। दूसरा सर एक और कारण है जो इंडिया में देखा गया है कि कई बार लोग सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कई तरह के काम अपने नेटिव प्लेस पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो शहर में जाके उनको जो सोशल आइडेंटिटी मिलती है उसकी वजह से सर कर पाते हैं। तो सर ये मुख्य कारण है। और सर इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हमारा स्किल्ड लेबर बाहर जा रहा है और उसकी जरूरत हमको है तो मुझे लगता है कि जैसे ब्रेन ड्रेन जैसा फिनोमेना होता है तो वो नेगेटिव है। लेकिन जब हमारे पास सर मैन पावर ज्यादा है और वो बाहर जाकर अर्न करती है और रेमिटेंसेज भेजती है तो पॉजिटिव होता है। दूसरा सर हम जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं जो डेवलप्ड एरिया से लाते हैं, दूसरा सर जो उसके इफेक्ट होते हैं रूरल हिंटरलैंड में सर वो पॉजिटिव होते हैं। ये जो हिंदी में सरकारी काम करने वाले राज्य हैं, बिहार, यूपी, आपका यूपी भी, ये प्रशासनिक कार्य निष्पादन करने का स्तर इनमें दोनों की तुलना में कौन सा किसमें बेहतर है? जिसमें सरकारी काम हिंदी में होता है, कुछ में नहीं होता है, किसमें ये निष्पादन का स्तर किसमें ऊंचा है? सर मुझे लगता है कि भाषा का कार्य की एफिशिएंसी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों ने जो उनके लोकल लोग हैं या फिर जो अधिकारी हैं सर उनके बीच में इंटरेक्शन बेटर हो पाता है अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती ही है। तो सर ये क्रॉस कंपैरिजन करना मुझे लगता है कि सर बिल्कुल इक्विटेबल नहीं है। या आईपीएस आपने नंबर 2 पर अपना ऑप्शन दिया है, तट सुरक्षा में कोस्टल सिक्योरिटी का क्या कंसर्न्स है हमारा? सर इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है और सर 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है सर, इंक्लूडिंग मेन लाइन एंड कोस्टल दैट आइलैंड वाला सर जो कोस्ट लाइन है। तो सर इसके जो मेजर कंसर्न्स हैं सर, पहला ये है कि सर जो इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो
फिशिंग बोट्स में सर टेररिस्ट आते हैं सर। फॉर एग्जांपल हमने मुंबई अटैक्स के दौरान देखा सर, एक वो है। दूसरा सर उसके अलावा नारकोटिक्स और जो वेपन्स हैं सर, इलीगल वेपन्स ड्रॉप किए जाते हैं कंट्री में सर, एक वो कंसर्न है। और तीसरा सर जो मैरीटाइम कोस्टल शिपिंग है और मैरीटाइम शिपिंग है सर, उसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। आपकी जर्नी शुरू करते हैं 2008 से, जब आपने 10वीं की, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन। तो मैं देखता हूँ कि एक आपका गैप है बीच में जी सर। आफ्टर योर क्लास 12। व्हाट वाज द रीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप और गैप? सर मैंने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी की थी उस साल। मुझे सर अपना मनपसंद कॉलेज और ब्रांच नहीं मिली, तो सर फिर मैं नॉर्मल कॉलेज के लिए गया। ओके फाइन। एंड देन इफ यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम 2014 टू 2024, ऑलमोस्ट 10 इयर्स। तो इसमें दो एक चीज़ें जो है मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें। एक तो आपकी प्लेसमेंट क्या रही, अगर हुई जी सर। और उसके बाद आपने 3 जॉब्स की। जी सर। एक जॉब किया 2.5 साल के लिए, फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर आपने जॉब किया 1 साल के लिए, फिर गैप हुआ, फिर जॉब किया 2 साल के लिए, फिर गैप अभी चल रहा है, जैसे कि अभी कोई जॉब नहीं है सर। मैं तो द फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स एक पॉइंट, और बीच में गैप्स दूसरा पॉइंट, और तीसरा ये क्या कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स थे कि नहीं थे, मुझे नहीं लगता कि थे। ऐसी कैसी चॉइसेस बनी कि आपने ये जॉब्स किए? सर जब पहला रीजन सर जो मैंने आपने प्लेसमेंट का पूछा था, जब कॉलेज के बाद सर मेरा प्लेसमेंट हुआ टीसीएस में जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर, एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और सर उसी साल मेरा बैंक में भी सिलेक्शन हुआ, मैं दोनों एग्जाम एक साथ दे रहा था। तो सर उसमें एक रीजन ये था कि सर मेरा पहले से ही पब्लिक सर्विस में आने का हो गया था कॉलेज के दौरान ही, तो सर मैंने ऑप्ट किया स्टेट बैंक में आने के लिए। सर इसके 2 रीजन थे स्टेट बैंक में आने के। पहला रीजन ये था सर कि जो स्टेट बैंक में करियर पाथ है सर, वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए बहुत अच्छा था। अभी तक सर जितने भी चेयरमैन हुए हैं वो प्रोबेशनरी ऑफिसर रहे हैं, और सर मेरिट बेस्ड सिस्टम था उसमें, कि आप केवल प्रमोशन बेस्ड सिस्टम नहीं था। एक सर ये कारण था। दूसरा सर जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत सारी सर जो एक्टिविटीज हैं अपने कॉलेज के साथ में उसमें इन्वॉल्व रहा, फॉर एनएसएस जैसे रहा। तो सर मुझे लगा कि पब्लिक सर्विस में मुझे काम करने में मजा भी आता है और सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी रहती है, और हम इतने लिमिटेड कैपेसिटी में इतना काम कर सकते हैं। तो इफ आई गो इनटू पब्लिक सर्विस तो वहां सर हमारी कैपेसिटी भी ज्यादा हो सकती है और हम ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से काम कर सकते हैं। तो सर मेरा मेन रीजन सिविल सर्विसेज में जाने का तभी था। और सर ये मेरे बस एक मैं कह सकता हूँ कि सर मीडियम्स रहे हैं, सीढ़ियां रही हैं जिससे मैंने इस एम के लिए तैयारी की है सर। मैं लेकिन बैंक में सर साथ में दोनों चीजों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा था अपनी तैयारी के साथ में इसमें, तो सर मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद सर मैंने 1 साल के लिए जॉब वहां पर किया, और सर फिर कोविड आ गया तो एक प्रैग्मेटिक डिसीजन था कि जो नेहरू युवा केंद्र वाला जॉब है सर उसको मैंने ज्वाइन किया। लेकिन उसी साल में सर मेरा स्टेट सर्विसेज में हो गया, तो उसके लिए सर मैंने ड्रॉप कर दिया। लास्ट ईयर सर मेरा सिलेक्शन सिविल सेवा परीक्षा में भी आईआरएस के इनकम टैक्स के पोस्ट पे हुआ था सर, जिसको मैंने भी ज्वाइन किया, लेकिन ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है। अभी सर मैं ईओएल पर हूँ। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखें, जॉब जंपिंग एवरी नाउ एंड देन, काम अच्छा नहीं लगा, कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, क्या अभी इन वजह से ही आदमी कोई जॉब चेंज करता है? सर काम ऐसा कोई नहीं था सर जो अच्छा नहीं लगा, सारे काम मुझे बहुत अच्छे लगे। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मुझे डिफरेंट लर्निंग्स मिली डिफरेंट चीज़ों में। लेकिन सर जो मेरा एम था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, पर्टिकुलरली सर आईएएस का मैंने एम किया था, और मुझे लगता है सर कि मेरी जो कैपेबिलिटीज हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है सर ओवर टाइम, वो सर मुझे हेल्प करेगा। प्रोबेशन ऑफिसर आप बनना चाहते थे, बन गए, और जॉब भी अच्छा मिल गया, और उसमें आपको चेयरमैनशिप का भी एक झलक दिखती है, तो छोड़ने की वजह? सर मुझे लगता है कि जो मेरा एक रीजन था कि करियर वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन सर जो डाइवर्सिटी थी जो मेरे काम में, और जो मैं एक लिमिटेड टाइप के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, तो सर मुझे लगता है कि आईएएस के साथ में या फिर आईपीएस के साथ में हम एक ब्रॉड सर कैटेगरी और या फिर ब्रॉड डायमेंशन के लोगों के साथ मिल सकते हैं, और सर मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेल डन। Mr. Rajiv, there are certain very interesting things about your biodata, and you have mentioned career counseling to school and college students. मैं जो कोरिलेट करता हूँ career counseling को, पहले आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हुए, फिर नायब तहसीलदार बन गए। क्या कारण है कि आप ग्रेड 1 से ग्रेड 3 पे चले गए बैठकर नायब तहसीलदार? जी सर। मेरे अंडरस्टैंड नायब तहसीलदार इज ग्रेड 3? ग्रेड 3 सर, ग्रेड बी रिकरेंट। क्या कारण थे इसके?
सर पहला कारण तो सर ये था कि मैं सिविल सर्विसेज में पर्टिकुलरली आईएएस जाना चाहता था, जैसे मैंने बोला। तो सर ये एक जॉब ऐसा था जो मुझे सेम अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी में प्रोवाइड कर रहा था। सर पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था सर कि ये जो सी ग्रेड का जॉब है ये फॉर शॉर्ट टाइम के लिए था सर। यूपी में 3 साल 9 महीने में हम तहसीलदार की पोस्ट पर प्रमोट हो जाते हैं और ये ग्रेड बी पोस्ट होता है। और सर उसके बाद अगले 4 साल में हम एसटीएम पर सर आ जाते हैं। टोटल 8 साल हमको लगता है सर एसटीएम बनने में, तो जो ग्रेड बी की पोस्ट होती है सर। तो सर जो करियर प्रोग्रेशन था केवल 4 साल के आगे को छोड़ दें हम शुरुआत के, तो मेरा करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा था सर। और दूसरा मैं जिस फील्ड में काम करना चाहता था सर वो फील्ड मुझे मिल रहा था सर। ये 2 रीजंस थे इसमें आने के। जब आप ये बताएं, क्या आप इसी प्रकार का करियर काउंसलिंग करना चाहेंगे या आप अपने लिए एक पैमाना होगा या दूसरों के लिए दूसरा पैमाना होगा? सर मुझे लगता है कि मेरा पैमाना सर सेम ही है जो मेरे लिए है और दूसरों के लिए है। और पहले जो मैंने अपने लिए पैमाना बनाया सर वो मेरा ये था कि मैं जो मेरी एबिलिटी है उसके अनुसार जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी कोशिश करूंगा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए। और सर लेकिन अगर मैं केवल तैयारी करता रहता, दूसरे जॉब्स के नहीं लेता, तो मुझे लगता है कि ये मेरे सर पोटेंशियल का भी नुकसान होता, दूसरा जो कंट्री की सर रिसोर्सेज हैं सर उनका भी नुकसान होता। तो मुझे लगता है कि सर मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य उनको ये बताना होता है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और ताकि वो अपना गोल सेट कर पाए सर। ना कि जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं सर कि कई सारे बच्चे पता ही नहीं होता, केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं। और सर हम सोसाइट्स जैसी भी चीजें देखते हैं। तो सर एक करियर गाइडेंस का मेन एम रहता है कि वो एक सर उनको डिसाइड करना कि वो खुद से डिसाइड कर पाए उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी ओपन है सर, वो पूरा प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज उनके सामने हो। सर मुझे लगता है कि मेरा कंसिस्टेंट रहा है, बस मीडियम चेंज हुआ है सर, मेरा गोल सेम रहा है। मैंने एक सुना है, सही हो गलत मैं नहीं जानता हूं, कि फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट इन्हीं का सिलेक्शन हुआ और वेस्टर्न यूपी में खास करके उन्होंने बाद में छोड़ दिया और वो दरोगा बन गए। क्या उनके उस करियर मूव से उनके उस करियर मूव से आप सहमत हैं? नहीं सहमत हैं? सर मुझे लगता है किसी का भी कोई भी करियर मूव बहुत उसमें प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजंस काफी होते हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर, अगर केवल प्रोफेशनली मैं देखूं तो मैं सर इससे सहमत नहीं हूं कि अगर आप डायरेक्ट ऑफिसर रैंक में आर्मी में जा रहे हैं तो ये सर आपकी पर्सनैलिटी के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, सब चीज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सर कई बार रीजन होते हैं जो प्रोफेशनल से भी इतर इसको इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर फैमिली कंडीशंस कभी लोगों की होती हैं जो उनको सर फोर्स करता है कि वो साथ में रहें। तो सर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। प्रोफेशनली मैं इसको सही नहीं मानता हूं मेरे पर्सनल ओपिनियन में, लेकिन सर ओवरऑल ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है सर अगर हम सारी कंडीशंस को एक बार कंसीडर करके देखें। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके जो थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्रडिक्शन है? सर मुझे लगता है कि किसी का भी कोई भी पर्सनल डिसीजन एक हमारे जैसे समाज में सर या फिर हम जिस टाइप से रहते हैं वो हमारे तक सीमित नहीं रहता है। इंडिया जैसी सोसाइटी जिसमें सर फैमिली की वैल्यूज बहुत ज्यादा है, उसमें कई बार सर हमको डिसीजंस अपने आसपास के या जो हमारे सर रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं सर, उनको देखकर भी लेने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता सर थॉट प्रोसेस में। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कह रहे हैं कि आप अपने इंट्रिंसिक वर्थ को समझो। आप समझो क्या आप करना चाहते हो, किस चीज के लिए आप योग्य हो, न कि परिवार से, दोस्तों से, इनके प्रेशर पर काम करो। आप उनके इस कथन से कितने सहमत हैं? सर मैं इंट्रिंसिक वेल्थ पर काम करना चाहिए सर, उससे पूरी तरह सहमत हूँ। वो सर भारतीय संविधान भी हमको एक ड्यूटी की तरह देता है कि हमें अपनी इंट्रिंसिक वेल्थ को बढ़ाना चाहिए जितना हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे लग रहा है सर कि लेकिन जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम इसको सर प्रेशर की तरह ना लेकर, अगर मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं तो एक ये हो सकता है कि परिवार की तरफ से प्रेशर ना हो, मैं ही सर मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि मुझे परिवार के साथ में रहना है, वो सर एक चॉइस हो सकता है। और इसमें सर एक हम कह सकते हैं कि सर इसमें करियर काउंसलिंग का भी इश्यू है कि लोग पहले से समझ नहीं पाते, तो कई बार उनको जो चैलेंजेस वहां लगते हैं उसको सर पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते हैं जो उनको बाद में समझ में आते हैं। तो सर आपने जो बोला आर्मी वाले केस में और पुलिस वाले केस में सर मुझे वही लगता है। और सर मुझे लगता है कि परिवार के प्रेशर में नहीं आना चाहिए और इंट्रिंसिक वेल्थ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो सर जरूरी है अपने डेवलपमेंट के लिए भी, नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी। आपने मेंशन किया कि आपका चयन इनकम टैक्स में हो गया है। जी सर। ठीक है ना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इंटीग्रिटी among the civil servants? As an inspector,
सर एज एन इंस्पेक्टर हुआ है? नहीं सर, IRS। IRS में IRS में हो गया है? थ्रू विच एग्जाम? ये सर लास्ट ईयर के इसमें थोड़ा DF में ठीक से नहीं लिखा अच्छा, लिखा हुआ है, मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, ठीक है। that would be incomplete also. Please. But I just want to know about your views about the integrity within the civil services. सर इसमें मैं कहूँगा कि जो सिविल सर्वेंट हैं मोस्टली सर इंटीग्रिटी वाले ही हैं। हम अगर सिस्टम में इतना चेंज देख पा रहे हैं, ओवर द टाइम हमने बहुत सारे पैरामीटर्स पे वर्क किए हैं, डेवलप किया है, तो मुझे लगता है कि सर कुछ अगर हम चुनिंदा लोगों को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि सर सिस्टम में इंटीग्रिटी है। लेकिन सर कहीं बैड एप्पल सर कहीं भी हो सकते हैं, तो सर हम उसकी वजह से पूरे सिविल सर्विस को सर डेनिग्रेट नहीं कर सकते। Let us here talk about bad apples. अब आप ये बताएं कि बैड एप्पल्स तो रहेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तरह तरह के लोग आएंगे, आप क्या सिस्टमिक एफर्ट करेंगे जिससे कि इस तरह की चीजों को मिटिगेट कर सकें? एलिमिनेट नहीं हो सकता है, मिटिगेट हो सकता है। क्या आपके सजेशंस हैं? सर पहला है कि जो एक्सेसिव सर प्रोसेसेस हैं हमारे यहाँ पे, उसको सर हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटरफेस है उसको ह्यूमन इंटरफेस से हटाकर ऑनलाइन इंटरफेस पर ला सकते हैं। दूसरा सर कई बार ऐसा होता है कि फाइल्स कई स्टेप्स पर जा रही होती हैं, उसको सर मिनिमाइज कर सकते हैं, तो जितना कम होगा उतना हो जाएगा सर। दूसरा सर एक गवर्नमेंट ने 360 डिग्री अप्रेजल स्टार्ट किया है, जिसमें उनके जूनियर सीनियर्स और सर उसमें हम पब्लिक का फीडबैक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और सर जो उनका मेरिट बेस्ड सिस्टम है या आगे का करियर है उसको सर उसके बेसिस पर बना सकते हैं। तो सर पहला जो मेन है सर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। जो पब्लिक सर्विसेज में सर जितना इंटरेक्शन कम रहे उतना सर जो ये जो इश्यूज आते हैं सर इसको दूर करने का जरिया सर आराम से हो सकता है। थोड़ा सा क्या है ना, आप में वो एग्रेसिवनेस थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ। आप समझ रहे हैं ना, जब आप इंटरव्यू में आए बैठने के लिए तो यू है ना एग्रेसिवनेस, वो थोड़ा सा लाइट हल्का होता क्या ना कि जैसे कॉन्फिडेंस किस चीज पे आती है ना, एक मुझे दिमाग में अगर नॉलेज है और बैकअप सपोर्ट है ना तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। आपके साथ ये दोनों है, एक IRS के जॉब फाइल्स है, वो एक वो है ना आपको दिखेगा नहीं बट मेंटल फ्रीनेस देता है ना IRS। नायब तहसीलदार है, कितने जॉब छोड़े हैं, नॉलेज है, पढ़ाई है, सब कुछ है ना, तो वो जो बैकअप सपोर्ट वाला टसन है ना, उस चीज को बस थोड़ा सा सर ये आप बोल रहे हैं, मेरा हर इंटरव्यू में ये था कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। फिर सर मैंने देना ही बंद कर दिया मॉक बीच में, मैंने 10 दिन से मॉक नहीं किया। आपका मेन पसंद है कि आप IAS पसंद करते हैं, इसमें क्या गलत है? जी सर। बट आप क्या है ना कि आप एक साइड में पसंद कर रहे हैं कि आपको IAS ही चाहिए, एक और खुल के कहते हैं तो DM ही चाहिए आपको, बट आप उसको घुमा के बोलना चाह रहे हैं, क्या गलत है DM? जी सर। आप उसको I'm working for it. I'm sure I'll succeed. You say that. I'm working for it, sir, and I'm sure I'll succeed. Yes, sir. They say it's okay. We'll. Thank All you. the best to you. All the best.